नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे CNT में प्रयुक्त शब्दावली पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें से 20-20 शब्दावली हर एक पार्ट्स में मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें भी 20 मिलेंगे, टोटल अब 80 हो जाएंगे। उसके बाद 5वां वीडियो जब बनाऊँगा तो पूरी तरह से कवर कर दूँगा उसमें, ठीक है। तो इस यहाँ शब्दावली में हम सबसे पहले चलते हैं हिंडोला प्रणामी। हिंडोला प्रणामी, ठीक है। ये होता है चंदा था, ठीक है। चंदा टैक्स टाइप का मान लीजिए, चंदा होता था जो जमींदार के पास जमा किया जाता था जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे, ताकि जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जाए, ठीक है। दूसरा रथ प्रणामी। रथ प्रणामी नाम से ही प्रणाम है ना, प्रणाम से ही आप याद समझ सकते हैं कि ये पूजा से रिलेटेड होगा। इसमें चंदा किस पूजा में? रथ यात्रा में, रथ यात्रा के लिए। क्लियर? सेम है, जमींदार के पास जमा कीजिए चंदा। तीसरा है कौन जमा करेगा? रैयत जमा करेगा, किसान जमा करेगा। किसके पास? जमींदार के पास। इंदराज, ये तो आज भी रिलेवेंट वर्ड है। इंदराज मतलब कुछ नहीं, खाता में नाम चढ़ाना, डॉक्यूमेंटेशन, ज़मीन की डॉक्यूमेंटेशन, किसने खरीदा किसने बेचा, ये डॉक्यूमेंटेशन को हिंदी में इंदराज कहा जाता है। क्लियर? चौथा है नीलामी जोत। नीलामी जोत नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा नीलामी हो रहा है यहाँ पे। किसके ये पे आदेश पे? कोर्ट के आदेश पे, न्यायालय के आदेश पे जो जिस खेत की नीलामी हुई, बिक्री हुई, उसको कहते हैं नीलामी जोत। पांचवा, ठीक है, पुत्र पुत्रादिक। ये क्या है भाई? पुत्र पुत्रादिक, वेरी सिंपल है। पुत्र शब्द से ही आपको याद हो जाएगा। ये जमीन है। कैसा जमीन है भाई? ये अनुदान से ली गई जमीन है। अनुदान माने अनुदान मतलब दान में दिया गया जमीन है। अगर जमींदार ने किसी को दान में दिया है तो उस जमीन को पुत्र पुत्रादिक तब कहेंगे जब जिसको दान दिया गया, अनुदान जिसने लिया है, ठीक है, उसके कोई पुत्र ना हो, ठीक है। पुत्री हो तो कोई बात ही नहीं है, पुत्र ना हो, ठीक है। पुत्री का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है। पुत्र ना हो तो ये अनुदान में दी गई जमीन फिर से जमींदार के पास चली जाएगी, और जब जमींदार के पास रिटर्न चली जाएगी तब ये कहलाएगा पुत्र पुत्रादिक जमीन। क्लियर? आगे हरई, 6 नंबर हरई। देखिए हरई एक चंदा था या टैक्स मान लीजिए। हरई में क्या होता है? सॉरी, हरई टैक्स नहीं है। हरई क्या है? एक सिस्टम है, एक बंधुआ मजदूर, कृषि दास बनाने का एक गलत तरीका था। कृषि दास बनाने का एक तरीका था, मतलब बंधुआ मजदूर बनाने का एक तरीका था। इसमें एक नाम मात्र का पैसा दे दिया जाता था और किसी भी आदमी को दास बना के रखा जाता था, काम करवाया जाता था, बेगार करवाया जाता था, ठीक है। नहीं, हरई मैंने गलत बता दिया, ठीक है। हरई किसी दूसरे वर्ड शब्दावली को मैं बता दिया। फिर से सुनिए हरई किसे कहते हैं, ठीक है। हरई देखिए पलामू एरिया में चलने वाला एक सिस्टम था, ठीक है। पलामू एरिया में चलने वाला एक सिस्टम था। पलामू मतलब गढ़वा और लातेहार मिला के। क्या इस सिस्टम में क्या था? बेगार खटवाया जाता था। बेगार लोगों को बिना पैसे का जमींदार के पास काम करवाया जाता था, ठीक है। उसमें व्यक्तिगत काम भी, मतलब आके मजदूरी करो, अपना श्रम दो फ्री में, प्लस जो रैयत है उसके पशु का भी यूज किया जाता था। पशु, बैलगाड़ी, हल, किसके फेवर में? जमींदार के फेवर में, ठीक है। ये था हरई, ठीक है। 7वां है जाहिर थान। जाहिर थान, जाहिर मतलब होता है पूजा अर्चना, ठीक है। जहाँ पूजा अर्चना करने का जमीन। आदिवासियों के गांव के बाहर या गांव के आसपास में एक जगह होता था जो सामुदायिक संपत्ति होती है, पूरे गांव का वो होता है। वहाँ पे वो अपने देवताओं के पूजा करते हैं, वो जाहिर थान है। इस जाहिर थान का क्या स्पेशलिटी? इसमें जितने पेड़ होते हैं ना, ये पेड़ को ना खुद काट सकते हैं गांव वाले, ना सरकार काट सकती है। इस पेड़ की एक खूबियाँ है। जाहिर थान मतलब पूजा स्थान, ठीक है। ये ज़मीन है, जाहिर थान वो ज़मीन है जहाँ पूजा करते हैं थे गाँव के बाहर में जाके, गाँव के आसपास में
आदिवासी समुदाय के पास ये जाहिर थान की ज़मीन होती है, आदिवासी कम्युनिटी के पास। उसके बाद है अथरोप, ठीक है, अथरोप, ये शब्दावली अथरोप, ये हाथ रोप का ही अपभ्रंश है, हाथ रोप का ही अपभ्रंश है, जिसको अथरोप बोल के शब्दावली को जगह दिया गया है CNT में, ठीक है। हाथ रोप मतलब हाथ से रोपा गया, हाथ से रोपा गया वृक्ष को हथरोप कहते हैं। मतलब वो वृक्ष जो पूर्वजों ने लगाया है, वो वृक्ष पूर्वजों ने लगाया था, अभी बहुत बड़े बड़े विशाल हो गए, उस वृक्ष को क्या कहते हैं, अथरोप, ठीक है, या हाथरोप। क्लियर, ये वृक्ष है, पूर्वजों द्वारा लगाया गया वृक्ष। 9वां पॉइंट है अलामात। अलामात किसे कहते हैं, जो नक्शा, आपके ज़मीन का जो नक्शा है, कभी आपने देखा होगा तो ज़मीन में कुछ प्रतीक या कुछ चिन्ह आप दिया जाता है, कभी कभी प्रतीक या चिन्ह, जैसे चापाकल या पोल या एक रोड का ये प्रतीक और जो चिन्ह दिया जाता है उसको अलामात कहा जाता है, ठीक है। इस अलामात का यूज करके हम पता कर सकते हैं किसी वस्तु दाएं है या बाएं है, या किसी स्थान के बारे में पता कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मैप स्टडी में, ठीक है। खतियान उथियान स्टडी में अलामात की बहुत ज़रूरी है। वो चिन्ह है, प्रतीक, चापाकल हो सकता है या रोड हो सकता है या फिर कुआं हो सकता है, इस तरह का। 10वां नंबर अमलनामा। अमलनामा क्या है भाई, अमलनामा नाम से ही है कि अमल करने के लिए ये आदेश है, ज़मींदार का आदेश है। वो ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार का आदेश है कि भाई ये ज़मीन में इस अलमनामा के तहत इस आदमी को अनुदान में दे रहा हूँ, या इस आदमी को टैक्स फ्री दे रहा हूँ, या इस पे इतना टैक्स लगेगा, वही चीज़ है अलमनामा, मतलब ज़मींदार का आदेश, ठीक है। भू ज़मीन को प्रबंधन करने में, दखल करने में मतलब आदेश देता है ये अमलनामा। क्लियर, 10 हमने कर लिया कवर। इसके बाद और 10 हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं बार बार भूल जाता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं हकीमी किसे कहते हैं। 11 नंबर हकीमी। आपको मैंने बताया था नागवंशी सिस्टम जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि नजराना जब सिस्टम था, नजराना मतलब नजराना कौन लेता था, मुग़ल। जब मुग़ल का आधिपत्य हो गया था झारखंड में, तब नजराना देना पड़ता था, ठीक है। उस दौरान क्या होता था, नजराना में क्या होता, कभी कभी मुग़ल के पास पैसे की कमी होती थी तो अपने अधीनस्थ जितने भी राज्य थे सबको बोलता था भाई कुछ पैसे दो, इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर परिणाम झेलो। तो जब नजराना के मुग़ल मांग करता था तो ये हकीमी चलाता था। हकीमी का मतलब हो गया कि रैयत, जमीन, राजा जो है वो अभी ज़मींदार के रूप में काम करता है। जब मुग़ल सत्ता स्थापित हो गई थी इंडिया में, तो वो राजा बोलिए या ज़मींदार बोलिए, वो क्या करता था, खुखरा, स्पेशली ये खुखरा के राजा, ठीक है। खुखरा के राजा कौन थे भाई, नागवंशी लोग थे। तो नागवंशी लोग से मुग़ल ने पैसा मांग दिया, तो ये कहाँ से देगा, ये फिर रैयतों से, किसानों से चंदा या टैक्स इकट्ठा करता था, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड हकीमी। तो हकीमी क्या है, हकीमी मुग़लों को देने के लिए नागवंशियों द्वारा कलेक्शन किया गया धन है। 12वां पॉइंट क्या, उद्वस्तु। उद्वस्तु क्या है, ये उद्वस्तु कुछ नहीं है दोस्तों। उद्वस्तु आप लोगों के भी घर होगा, उस समय पहले बाउंड्री घेरा हुआ आंगन नहीं हुआ करता था पुराने ज़माने में। तो जो घर है, घर के बाहर वाली जो ज़मीन, घर के कुछ खेती के लिए भी ज़मीन रहते हैं जिसमें सब्जी उब्जी लगाते हैं, उसके बाद वाली जो ज़मीन होती है घर के आसपास, उस ज़मीन या उस टाड़ को कहते हैं उद्वस्तु। ये घर से मतलब आंगन से थोड़ा सा दूर में जो ज़मीन है उसको उद्वस्तु कहा जाता है, ठीक है। वो पर्सनल आदमी जिसके घर है उसको ही अधिकार होता है, उस ज़मीन पे होता था। 13वां पॉइंट उद्वस्तु है तेरीज। ये तेरीज क्या है भाई, तेरीज कुछ नहीं है कि एक इतना बड़ा किताब होता है, उसको खतियान समझ लीजिए, और उसका छोटा सा भाग, खतियान का छोटा सा भाग को तेरीज कहते हैं, ठीक है। खतियान में बहुत कुछ लिखा रहता है, ये वो उसका पूर्वज, उसका पूर्वज, उसका पूर्वज, क्या सब कुछ लिखा हुआ रहता है ये ज़मीन। लेकिन तेरीज में सिर्फ
मतलब छोटे छोटे मतलब जितना ज़रूरत वाली चीज़ है कोर्ट में दिखाने के लिए वो चीज़ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तेरीज में जिस तरह नाम रखा, किसके मालिक का नाम लिखा रहेगा, प्लॉट, रकबा, ये सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, वो है तेरीज। 14 नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा महतवई ज़मीन। महतवई ज़मीन, एक वर्ड तो सुने होंगे महतो। महतो कौन होता था? हर एक गांव में एक ऑफिसर रहते थे, पदाधिकारी रहते थे गांव को मैनेजमेंट अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए। तो वो महतो क्या होता था, गांव का पूरा मैनेजमेंट अच्छा से करता था। और आपने शासन व्यवस्था पढ़े होंगे तो महतो का, आदिवासी शासन व्यवस्थाओं में महतो का बहुत अच्छा रोल भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो इस महतो को सेवा के बदले, पूरे गांव का सेवा करने के बदले गांव द्वारा दिया गया ज़मीन, गांव के सब लोग मिल के ज़मीन देता है महतो को। जिस ज़मीन को ही कहते हैं महतवई ज़मीन। महतवई ज़मीन, ठीक है। ये महतवी ज़मीन बिहार भूमि सुधार अधिनियम, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 द्वारा इस पोस्ट को ही, महतवई पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। तब से पोस्ट ही ख़त्म हो गया 1950, ठीक है। इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया तो ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया महतो का। 15वां पॉइंट आप देखिए, पर बेला। ये बेला क्या है भाई? बेला है पेड़। कौन सा पेड़? जिसमें लाह के कीड़ा पाल सकते हैं, जिसमें राह के कीड़ा पाला जा सकता है, उस पेड़ को बेलाह पेड़ कहते हैं। देखिए बेलाह पेड़ किसके कहते हैं? जिसमें लाह के कीड़ा पाला जा सकता है। किसमें पाला जाता है? खैर के पेड़ में, पलाश के पेड़ में, साल के पेड़ में। कुछ स्पेशल पेड़ ही है जिसमें लाह पाला जा सकता है। आम के पेड़ में, बरगद के पेड़ में नहीं पाल सकते हो। तो बेला उस पेड़ को कहते हैं जिसमें लाह के कीड़ा को पाला जा सकता है, लेकिन पिछले 3 साल से पाला नहीं गया है। पिछले 3 साल से पाला नहीं गया है किसी वजह से, उस पेड़ को बेला कहते हैं। क्लियर? 16 नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा कमियागिरी, ठीक है। कमियागिरी, इसको आप ऐसे याद रखिए, कमियागिरी को कमीनागिरी से याद रख लीजिए, फट से याद हो जाए कमीनागिरी, क्योंकि इसमें कमीनापन ही है, ठीक है। तो कमियागिरी में क्या है? ये कृषि दास बनाया जाता है। इसमें कृषि दास बनाया जाता है। मामूली सा रकम दे दिया जाता है उसके घर वाले को, और उसका बच्चा उठा के परमानेंट उसको घर में कृषि दास बना के रखा जाता था। वो गलत सिस्टम था ये कमियागिरी, जो इसको बाद में तो ऑटोमेटिकली हट ही जाएगा, अभी तो होगा ही नहीं, 100% इसको हटा दिया गया, वोट कर दिया गया होगा। तो ये कमियागिरी, ये सिस्टम हर एक जगह नहीं था। कमियागिरी देखिए हजारीबाग और पलामू एरिया में ही बस था, ठीक है, पलामू एरिया में ही था। 17वां पॉइंट आप याद कर लीजिए, कुशवृत्त। ये क्या था? ये भी एक ज़मीन है। कौन सा ज़मीन? जो ब्राह्मण या गोसाई, ये गोसाई इन लोग जो है भगवान का गोसाई जो है कीर्तन करते थे, मतलब भगवान का जाप करते रहते थे, और ब्राह्मण पूजा करते थे। उन लोगों को दिया गया ज़मीन। कैसा ज़मीन? कर मुक्त, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। कि तुम इस ज़मीन को आप पट्टे में दो या जो भी हो, कमा के खाओ पियो। लेकिन किस लिए दिया जाता है? निषेधाज्ञा के लिए। निषेधाज्ञा के लिए एक आज्ञा होता है कि पालन करो, और निषेधाज्ञा मतलब मत पालन करो। तो क्या निषेधाज्ञा? जैसे निषेधाज्ञा का एक एग्जाम्पल दे दो। ब्राह्मण, अगर तुमको मांस नहीं खाना है तो नहीं खाना, मतलब निषेधाज्ञा हो गया। अगर मांस खाएगा तो ये जो कुशवृत्त ज़मीन फिर से रिटर्न ले लिया जाएगा। तो इस तरह की ज़मीन को कुशवृत्त ज़मीन कहा जाता है। 18 नंबर खिल्लत। ये तो नाम सुने होंगे। खिल्लत मतलब क्या हो? ये ज़मीन है, जागीर में दी गई ज़मीन, जागीर में दी गई ज़मीन। ये तो कोई बड़ी, ये तो जानते ही होंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? 19वां आप पढ़िए घटवाली ज़मीन। घटवाली ज़मीन किसे कहते हैं भाई? ये घटवालों की ज़मीन, ठीक है। घटवाल कौन होते थे? घाटों के रक्षक। घाट किसे कहते हैं?
ये पहाड़ी हो गए, पहाड़ी या पठारी एरिया जो ऊंचा नीचा एरिया है, यहाँ से आप घोड़ा लेके या पैदल आ सकते हो, इस पॉइंट से नहीं आ सकते हो। कहाँ से आओगे? इस एरिया से। तो इस एरिया में भी आने के लिए बैलगाड़ी उलगाड़ी लाने के लिए आपको रोड तो बनाना पड़ेगा, काट छाँट तो करना पड़ेगा। इसलिए वो कौन करता था उस ज़माने में? घटवाल करता था। बाद में ये घटवाल जाति में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये दूसरा काम क्या करता था? घटवाल पुलिस का काम करता था। अगर अटैक होगा बाहरी आदमी का, बाहरी राजाओं का, तो किधर से आएगा? यहाँ से चढ़ के आएगा क्या? यहाँ से तो चढ़ ही नहीं पाएगा कोई, इसीलिए वो इसी रास्ते से आएगा। तो घटवाल एज ए पुलिस फोर्स के रूप में काम करता था राजाओं का। तो राजाओं का बहुत बड़ा वफादार होता था। घटवाल विद्रोह भी इस वफादारी का एक प्रमाण है। उस चीज़ को घटवाल विद्रोह वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो घटवालों को सेवा के बदले में जो ज़मीन राजा देता था या ज़मींदार देता था, उसको कहते हैं घटवाली ज़मीन। 20 पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है, ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से आप देख लीजिए। इसको कहते हैं इनकम्बर्ड स्टेट। 20वां नंबर है इनकम्बर्ड स्टेट, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इनकम्बर्ड स्टेट क्या है? देखिए, इनकम्बर्ड स्टेट क्या है? जमींदारी हर एरिया में थी। छोटे छोटे जमींदार, राजाओं जैसा नहीं होता था बड़ा एरिया में, जमींदार छोटे छोटे एरिया में 4-5 गांव का एक जमींदार होते थे। तो मान लीजिए कितने जमींदार होंगे झारखंड में? हजारों से भी ज़्यादा, 10,000 लगभग जमींदार होंगे मेरे अनुसार, ठीक है। तो क्या उसमें से कुछ जमींदार क्या हो गए? दिवालियापन की स्थिति में आ गया, दिवालियापन, कमज़ोर हो गया दिवालियापन, वो जमींदारी सिस्टम चला ही नहीं पा रहा है। तो उस दिवालियापन में क्या होता? खेती भी नहीं हो पा रहा, जमींदारी सिस्टम जो भी हो, प्रताड़ना होता था, जो भी कुछ होता था, लेकिन विकास का एक जरिया भी था, एक सिस्टम था जिसके वजह से एक व्यवस्था चल सके, ठीक है। दिवालियापन जो भी जमींदार हो, बहुत सारे जमींदार अचानक बहुत दिवालियापन हो गए, कोई टैक्स ही नहीं जमा दे रहा है, तो बेचारा कहाँ से ये करेगा? तो मरने के कगार में कितने सुना गया था, कितने जमींदार मर गए, भूखे मर गए। तो ये जिसका दिवालियापन हो गया, तो गवर्नमेंट ने, उस समय अंग्रेज गवर्नमेंट थे, उसने एक कानून पास किया भाई। उस कानून का नाम है छोटा नागपुर इनकम्बर्समेंट इनकम्बर्ड BURED इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट 1876। और क्या किया गया? इस एक्ट के तहत एक कानून पास कर गया भाई, जो दिवालिया घोषित हो गया वो अपना ज़मींदारी छोड़ दो, और उस एरिया की जितनी भी ज़मीन है वो गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। इसको कहते हैं, जो ज़मीन इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उस ज़मीन को कहा जाता है इनकम्बर्ड स्टेट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो 20 मैंने कंप्लीट कर दिया। 20 हो गया ना? हाँ हो गया। तो ठीक है, इसी तरह और जो भी मेरे को डेटा मिलेगा मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद आप लोगों का।